Hi, my name is Amir. Welcome back to the new video of the channel called Physics for Backbenchers. तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था 11th का सीरीज और कुछ रेस्ट मोशन रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को और लेक्चर 2 में आज फर्स्ट बात करने वाले हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब मैं 11th में था, जब हमारे टीचर ने पढ़ा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, तो क्वेश्चन व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो आई वाज थिंकिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जो बहुत छोटा होगा, जैसे कोई लिखने वाला पेन है उसके नीडल में जो साइज होता है वो बॉल होता है। आई वाज थिंकिंग कि दैट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पर वो गलत है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का ये मतलब नहीं कि बहुत छोटा होगा, राइट? तो क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट कि मान लो एक कार है, ठीक, और ये कार मूव कर रही है, जा रही है फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी, ठीक। अब उस लेंथ को देखो आप, जम्मू टू कन्याकुमारी, कहीं ऊपर से जाके देखो, उस लेंथ के बीच में कार को कहीं रख दो, तो जब आप पूरे लेंथ को एक साथ देखोगे और बीच में कार कहीं पे है, तो उस लेंथ के कंपैरिजन में क्या कार बहुत छोटा सा लगने वाला है? यस। तो जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उसी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा लगे, तो अपन दैट ऑब्जेक्ट को बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि वो पॉइंट हो। फिलहाल यहाँ पे कार हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो एक बंदा एक रूम से निकल के दूसरा रूम जा रहा है, तो वो जो डिस्टेंस कवर किया, क्या उसके कंपैरिजन में वो बंदा बहुत छोटा लगने वाला है? नो, तो बंदा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ फिलहाल इस केस में। थर्ड लेते हैं, अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा और घूमने में उसको 365 डेज लगते हैं ब्रो। 365 डेज मतलब वो रास्ता कितना बड़ा होगा, कोई अंदाजा है? बहुत बड़ा होगा। तो जिस रास्ते को कवर करने में 365 डेज लग रहा है, उस रास्ते के बीच में कहीं भी अर्थ को रख दो और एक साथ देखो पूरा बड़ा डिस्टेंस को और अर्थ को, तो अर्थ बहुत छोटू सा लगेगा। तो विल से दैट अर्थ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंपेयर टू द डिस्टेंस traveled by the object, covered by the object in a 1 year. Clear? Yes. So point object is a, like, write the definition that if dimension or size of the object is very small compared to the distance traveled by the object, covered by the object, then we'll say that object is a point object. Example में अर्थ का ले लो, right? नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड, दैट इज ट्रैजेक्टरी। क्या होता है ट्रैजेक्टरी? मान लो ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर फेंकने वाला हूं, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो आप। तो ये जिस रास्ते को कवर करेगा, जिस रास्ते से ये गुजरेगा, उस रास्ते को बोला जाता है ट्रैजेक्टरी। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन, 1D 2D एंड 3D। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो क्या होता है 1 डायमेंशनल मोशन? अपने पास 3 एक्सिस होता है, ठीक, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। जेड बाहर ऐसे आता हो। अगर 3 एक्सिस में सिर्फ एक एक्सिस चेंज करे एट अ टाइम, एक टाइम पे एक चेंज करे, तो अपन बोलेंगे भाई ये 1 डायमेंशनल हुआ। जैसे मान लो कोई बंदा पहले ऊपर जा रहा था, जाने दो, फिर वो राइट मुड़ गया। अगर एक्स वाई इसी लाइन में लिया हुआ, इधर वाई इधर एक्स, तो क्या ये 1D हुआ कि 2D हुआ? ये हुआ 1D। क्यों?
क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा था तो ना वो राइट जा रहा, लेफ्ट जा रहा, ना आगे आ रहा, ना अंदर जा रहा। इसका मतलब ये एक टाइम में एक चेंज करा। फिर जब वो मुड़ गया तो मुड़ने के बाद सिर्फ इधर वाला आगे बढ़ रहा, ना लेफ्ट ना राइट ना ऊपर, अभी भी सिर्फ एक चेंज करा। तो अगर एक टाइम में आउट ऑफ ऑल 3 एक्सिस only one axis will change, then we'll say that object is in one dimensional motion। चाहे वो कितनों टर्न ले ले, टर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ कितना एक्सिस चेंज करा उस पर पूरा डिपेंड करता, राइट। तो वन डायमेंशनल मोशन मतलब अगर एक बार में सिर्फ एक एक्सिस चेंज करे आउट ऑफ 3, चाहे एक्स करे, कुछ देर बाद सिर्फ वाई करे, कुछ देर बाद सिर्फ जेड करे, डजंट मैटर। 1D हो गया। 2D ऑब्वियसली क्लियर हो गया, 2 एक साथ चेंज करेगा, एक्स वाई एक साथ, वाई जेड एक साथ। कैसे समझना, मान लो ये ऐसे किसी ने, यहाँ पे ये फील्डर है, इस फील्डर ने एक बॉल को फेंका कीपर के पास, तो ये जो बॉल है ये आगे भी जा रहा और ऊपर भी जा रहा। देखो आगे भी जा रहा, ऊपर जा रहा है, यहाँ जाने के बाद ये नीचे भी जा रहा और आगे भी जा रहा, नीचे भी जा रहा आगे भी जा रहा। तो ये एक साथ 2 एक्सिस को चेंज कर रहा, तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, दैट आउट ऑफ ऑल 3 एक्स वाई जेड 2 विल चेंज एट अ टाइम, देन विल से दैट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। बस हो गया भाई, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। 3D ओए होए होए, क्या ही समझाना 3D को, मतलब तीनों चेंज करेगा एक साथ, समझना। कोई बॉलर है, बॉल को स्पिन करा रहा, बॉल को फेंका, बॉल ज़मीन पे गिरी, अब वो उठने वाला है, तो ये उठता भी है, आगे भी जाता और बॉल टर्न भी मारता, तो एक साथ तीनों एक्सिस को चेंज कर रहा, तो अपन बोलेंगे दिस इज ए 3 डायमेंशनल मोशन, राइट। 1D हो गया, 2D हो गया, 3D हो गया, एग्जाम्पल सबके हो गए। चलो अब बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर एंड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखना पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो यहां पे कोई है x1, y1 पे, तो ये जो पोजीशन, ये इसकी पोजीशन हुई, पर ओरिजिन से ये जो लाइन गई है r1 वेक्टर, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, जो अपन क्या लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, तो ये हुई पोजीशन वेक्टर, जिसको अपन लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर एंड x1 y1 इज कॉल्ड पोजीशन। मान लो ये इसका मन किया यहां से यहां आ गया, तो अब जो पोजीशन वेक्टर हुआ वो ये r2 हो गया, मैं बोलूंगा x2 y2, तो दिस इज अ अगेन पोजीशन वेक्टर, बट पहले यहां था अब यहां आ गया, तो वी कैन से लाइक दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज अ फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप, राइट, वेरी गुड। पहले वो जहां था और अभी जहां पे है ये ऐसे डिस्प्लेस हुआ, तो इस डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मेरे को अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से कुछ याद दिलाना चाहूँ तो याद दिला देता हूँ। कुछ ऐसे होता था, दिस इज वेक्टर ए, ऑन द हेड ऑफ विल टेक द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एंड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विल गिव द रिजल्टेंट विच इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसे ही होता था, on the head of the first vector will keep the tail of the second vector and from initial point to final point will give the resultant which is r is equal to a plus b। कुछ ऐसा ही यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि on the head of the first vector there is a tail of the second vector and from initial point to final point giving resultant। तो कुछ इस तरह सा सिचुएशन आ रहा है कि r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस d वेक्टर,
राइट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट डी वैक्टर इज इक्वल टू R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर। तो ये हुई डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की वैल्यू। फाइनल पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वैक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। बहुत काम आने वाला आगे, वर्क पावर एनर्जी में उसका बहुत यूज है, राइट। एंड दिस इज अ पोजीशन वैक्टर एंड these two are position vectors and this is a displacement vector. आई होप आपको समझ में आया हो। तो दिस इज रैप अप यहाँ पे करते हैं सेकेंड लेक्चर का। थर्ड लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ कीप शेयरिंग, कमेंट मारो, लाइक मारो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करो ताकि मैं और अच्छा नॉलेज आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।